सभी को नमस्कार जी। आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हरियाणवी उमंग जीएस सेंटर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने जो लास्ट टॉपिक एक थ्योरेटिकल रूप से जिसकी शुरुआत कर रखी थी कंप्यूटर मेमोरी को लेकर के कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है और इनका जो विभाजन होता है वो किस किस प्रकार से होता है। तो उसमें से मैंने दो प्रकार की मेमोरी का मैंने जिक्र कर लिया था। एक तो आपका जो सीपीयू के द्वारा जो इंटरनली मेमोरी यूज़ की जाती है जिसको हम प्रोसेसर मेमोरी भी कहते हैं, रजिस्टर। और उसके अंदर भी जो अलग अलग प्रकार के रजिस्टर होते हैं कि जैसे आईआर क्या होता है, पीसी क्या होता है, या फिर आपका एमएआर क्या होता है, या मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है। वो हर एक प्रकार के जो रजिस्टर जो मुख्य रूप से आपके सवाल के दृष्टिकोण से हो सकते हैं, या फिर आपके मतलब कि भाई सीपीयू के अंदर जो मेनली आपके रजिस्टर यूज होते हैं उनके बारे में एक थ्योरेटिकल और एक विस्तृत चर्चा थी वो हमने लास्ट सेशन के अंदर कर ली थी। और उसके साथ साथ एक प्रकार की और मेमोरी जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं, और कैश मेमोरी का प्रयोग किस प्रकार से होता है और कैश मेमोरी की कंप्यूटर के अंदर आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में भी मतलब बड़े अच्छे तरीके से हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम बेसिकली दो मेमोरी के बारे में जिक्र करेंगे और दोनों मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है, जिसमें से एक मेमोरी जिसे हम कहते हैं रैम, जिसका अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी मेमोरी को मैं कोशिश करूंगा कि आज ही क्लास में इसको भी फिनिश करूं मैं, जो है आपकी रोम, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। कोशिश रहेगी कि आज ही क्लास में इन दोनों मेमोरी को मैं फिनिश कर दूं, ताकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी मेमोरी के हमारे एमसीक्यू बनेंगे कि रजिस्टर से लेकर के, या फिर एक तरीके से आपका कैश मेमोरी से लेकर के, और रोम और रैम से लेकर के जितने भी सवाल आपके बनेंगे, तो उसके लिए अगली जो क्लास होगी वो आपकी एमसीक्यू के रिगार्डिंग कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू के लिए आपकी जो एक क्लास हो, ताकि आप अपनी चीज़ों को, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं या समझी हैं, उनको एनालाइज कर पाओ। अब रैम और रोम जो मेमोरी एक तरीके से प्रयोग की जाती हैं, तो इनको कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के अंदर भी इनको लिया जाता है। इंटरनल मेमोरी भी जो है वो एक तरीके से हम इनको कहते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम में, जो कंप्यूटर सिस्टम में आपका एक बोर्ड प्रयोग होता है, जो एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे हम कहते हैं। और इस बोर्ड को क्या कहा जाता है? इस बोर्ड को हम कहते हैं मदरबोर्ड। और ये जो दोनों मेमोरी होती हैं, ये दोनों मेमोरी, रैम की बात की जाए और रोम की बात की जाए, ये दोनों मेमोरी इसी के साथ जो है वो एक तरीके से अटैच होती हैं। और इसको एक प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम का भी एक तरीके से हिस्सा माना जाता है, और इसको मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली रूप से कनेक्ट होने के कारण इनको एक और मतलब इंटरनल मेमोरी के दृष्टिकोण से देखा जाता है। खैर, मतलब जो आपकी कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी को भी कई बार इंटरनल मेमोरी के अंदर भी उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो भी क्या होती है, वो भी आपकी मदरबोर्ड के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई होती है, सीधे तौर पर कनेक्टेड होती है। अब रैम और रोम को पढ़ने से पहले या उनको समझने से पहले कि भाई इन दोनों प्रकार की मेमोरी को हमें समझना जरूरी क्यों है, कि और किस तरीके से या किस लेवल तक हमें इन दोनों मेमोरी को समझना है। कि जैसे मैं एक सवाल का जिक्र करूं कि एक प्रकार का जो सवाल, जो रैम और रोम से जो आपके सवाल है, रैम और रोम से जो एक प्रकार का सवाल जो हो सकता है आपका, इस प्रकार से कि जो एचएससी के अंदर आपके जो पहले सवाल पूछे जाते थे वो कुछ इस प्रकार से होते थे कि भाई रैम की फुल फॉर्म क्या है या रोम की फुल फॉर्म क्या है। लेकिन अब भी जो एचएससी सवाल पूछ रही है, अब सवाल रैम और रोम से ही पूछ रही है, लेकिन उनका जो सवाल पूछने का जो तरीका है या सवाल पूछने का जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग है। कि वो एक कि वर्किंग कंडीशन या फिर एक तरीके से रैम किस तरीके से काम करती है, उसके हिसाब से जो है वो एक तरीके से सवाल पूछ रही है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चों को फिल्टर करना होता है। तो उसी मामले में एक सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर। मैं सिर्फ और सिर्फ पहले इस सवाल को दिखा करके कि भाई आप एक तरीके से इस चीज को जान पाओ कि हमें इन दोनों मेमोरी को, यानी कि रैम और रोम को, किस लेवल तक हमें समझना है। कि जो रैम का कंप्यूटर के अंदर जो प्रयोग है, मुख्य रूप से प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखें, या मुख्य प्रयोग जो होता है रैम का, वो किसके लिए होता है। कि जिसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई फाइलों को दीर्घकालिक भंडारण, यानी कि लंबे समय तक अगर उसको स्टोर करना हो, या फिर उसको परमानेंटली जो स्टोर करना हो ऑपरेटिंग सिस्टम को,
या फिर टेम्परेरी रूप से जो रनिंग प्रोग्राम है उनको स्टोर करना हो, स्टोरिंग द कंप्यूटर बूट इंस्ट्रक्शन यानी कि कंप्यूटर के ऑन होने जो संबंधित इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर करना हो। खैर, जो इसका आंसर है वो आंसर बेसिकली इसका सी आंसर होगा कि जो रैम प्रयोग की जाती है वो रैम एक तरीके से रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। कि जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में MS वर्ड ओपन करते हो या कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हो या MS एक्सेल आपने ओपन किया, तो ये जो सारे प्रोग्राम है या जो सारे सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम कौन सी कैटेगरी में लेते हैं? इनको रनिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में लेते हैं। यानी कि ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर या जितने प्रोग्राम आपने कंप्यूटर सिस्टम में ओपन कर रखे हैं, उनके ऊपर आप कार्य कर रहे हो, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम रनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ये तो है आपका मतलब रैम से रिलेटेड सवाल जो है वो आपके कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। और एक सवाल मैं जैसे रोम मेमोरी भी आज हमें पढ़ना है कि रोम मेमोरी का भी मैं एक सवाल एक तरीके से आप लोगों को जो लास्ट सवाल एक तरीके से पूछा गया कि रोम मेमोरी में किस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके से मतलब स्टोर होता है। अब मेमोरी का एक तरीके से जो प्रयोग होता है, मेमोरी का स्टोर अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है कि भाई हम डेटा के लिए स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, या किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं, या एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है वो एक तरीके से मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लेकिन जो रोम की बात की जाए, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको मतलब एक्चुअल में जो उसका नाम होता है बायोस होता है, जिसको हम आज के समय में UEFI भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक और शब्द जो जुड़ा हुआ है वो फर्मवेयर से जुड़ा है कि फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जरूर आता है, लेकिन फर्मवेयर हम कौन से सॉफ्टवेयर को कहेंगे इसके बारे में भी जो है वो एक तरीके से जानेंगे कि भाई फर्मवेयर किसे कहा जाता है और किस प्रकार का जो कार्य है वो फर्मवेयर से करवाया जाता है, और इसको रोम के अंदर क्यों स्टोर करवाया जाता है। और इसी से हमें पता लगेगा कि जो ये आर शब्द है रोम के अंदर, जो ये आर शब्द है, इसी से हमें पता लगेगा कि भाई आर शब्द का जो अर्थ है वो रीड क्यों है। खैर, हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली मेमोरी, और वो हमारी पहली मेमोरी होगी रैम, जिसे हम कहते हैं रीड ऑन रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारी पहली मेमोरी की बात की जाए तो पहली मेमोरी की बात होगी, और उसकी मतलब एक तरीके से शुरुआत में जिस मेमोरी की शुरुआत करेंगे वो हमारी होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कई बार जो एक तरीके से हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो उन शब्द में एक परिभाषिक तौर पर अगर हम देखें तो परिभाषिक तौर पर बहुत कुछ चीजें जो है वो एक तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। कि जैसे ये अगर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं उसके अलग अलग शब्द को देखें, कि रैंडम शब्द को देखें, एक्सेस शब्द को देखें, मेमोरी शब्द को देखें, इनको अगर अलग अलग तोड़ करके हम देखें कि मेमोरी मेमोरी तो हम बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा ही था भाई कंप्यूटर के अंदर प्रयोग होने वाली वो चीज़ जो डेटा को या इंस्ट्रक्शन को एक तरीके से स्टोर करने का काम करती है। ये तो बेसिक मामला मेमोरी को लेकर आता ही है। उसके बाद एक्सेस जो ये शब्द होता है, एक्सेस शब्द होता है किसी चीज़ का यूज़ करना, किसी चीज़ को प्रयोग करना। कि मान लो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी मेमोरी में कोई फोटो स्टोर है या कोई PDF स्टोर है, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक किया और आपने उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो इसके इस तरीके को एक तरीके से कहा जाता है कि भाई ये एक प्रकार से PDF को या उस डेटा को एक्सेस करना जो है एक तरीके से कहा जाएगा। और उसके बाद जो हमारा पहला शब्द है रैंडम, और ये रैंडम क्या होता है कि जैसे मान लो मेमोरी के अंदर जो स्टोर होता है, मेमोरी का जो हम प्रयोग करते हैं, मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं अलग अलग प्रकार की चीज़ों को स्टोर करने के लिए। डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक मेमोरी के अंदर 10 जो गाने हैं, 10 भी छोड़ो, 5 गाने जो हैं एक तरीके से स्टोर हो। पहला सॉन्ग ये, दूसरा सॉन्ग ये, तीसरा सॉन्ग ये, चौथा सॉन्ग ये, पांचवा सॉन्ग ये, ठीक है। अब इन सॉन्ग को एक तरीके से हम कौन से मतलब डेटा के रूप में ही हम इनको देखते हैं कि भाई पांचों के 5 सॉन्ग है, पांचों के 5 गाने जो हैं वो एक प्रकार से डेटा का ही प्रकार है। उनको हम क्या बोलेंगे भाई, एक प्रकार से डेटा है, ऑडिबल डेटा यानी कि सुनने वाला डेटा। अब इनको अगर एक्सेस किया जाए या इनको प्रयोग किया जाए तो इनके 2 तरीके होंगे। 2 तरीके में पहला तरीका कौन सा कि भाई इनको हम एक एक करके सुने। एक एक करके कैसे? पहला हमने पहला गाना सुना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, कुछ इस प्रकार से सुनते जाएं। जब कोई डेटा कुछ इस प्रकार से 1 by 1 यानी कि सीक्वेंस में या
क्रमानुसार एक तरीके से एक्सेस किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि भाई पहले जो डेटा प्रयोग हुआ वो पहला डेटा हुआ, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, छठा, सातवां, कुछ इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से कोई डेटा एक्सेस किया जाता है, कोई डेटा प्रयोग किया जाता है, तो डेटा एक्सेस करने के इस तरीके को हम नाम देते हैं और इसे कहा जाता है सिक्वेंशियल एक्सेस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको नाम देंगे सिक्वेंशियल एक्सेस। लेकिन बाई चांस मान लो कि भाई हम ये नहीं चाहते कि भाई पहला और दूसरा गाना एक तरीके से हम सुने, मान लो कि तीसरा जो गाना है वो बड़ा अच्छा बेहतरीन आपका मनपसंद गाना हो, ठीक है ना, मनपसंद गाना हो, और आप सीधा एक तरीके से तीसरा गाना सुनना चाहो, और आप सीधा तीसरे गाने पर जा करके डबल क्लिक करो और उसको एक तरीके से मतलब ओपन करो। तो अगर अगर कई जो डेटा है कि एक मेमोरी में कई प्रकार का डेटा है, और कई प्रकार के डेटा में से एक डेटा क्या कर लिया आपने, पिक कर लिया, या एक डेटा एक्सेस कर लिया, कि मैनी में से कोई एक डेटा, सिलेक्टिव डेटा, आपकी पसंद का डेटा आपने उठा लिया, तो अगर इस प्रकार से कोई डेटा प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से कोई डेटा एक्सेस किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस। रैंडम मतलब कोई भी, कि कई चीजें हैं, कई चीजों में से कोई भी चीज एक तरीके से उठा ली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस। अब कि उसी प्रकार से जो ये रैम मेमोरी होती है, रैम मेमोरी में जितना भी डेटा चलता है, कोई भी डेटा एक तरीके से रैम मेमोरी में ओपन हो रखा हो, कि जैसे पहला डेटा ओपन कर रखा है, दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, तीसरा कोई भी चीज, कोई चौथा, पांचवी चीज, कुछ इस प्रकार से, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी डेटा जो है वो अपनी चॉइस का, भाई हाँ मुझे तीसरे डेटा के ऊपर काम करना है या तीसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है, तो आप एक तरीके से सीधे तौर पर उस डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो, और जो एक तरीके से रैम के अंदर चल रहा है। और अगर अगर सीधे तौर पर, डायरेक्ट तौर पर अगर हम किसी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार के डेटा को एक्सेस करना को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस। और इसी कारण इस मेमोरी में, इस मेमोरी का जो नाम पड़ा, इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, इस मेमोरी को हम नाम देते हैं और इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके साथ साथ दो नाम इसके साथ और जुड़े हुए होते हैं, कि एक नाम क्या इसका, एक नाम आता है आपका प्राइमरी मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, रैम को हम नाम देते हैं प्राइमरी मेमोरी, और इसको एक और नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है ना। और मतलब जो एक शुरुआत में ही मैंने इसको नाम दिया था कि भाई इसको कौन सी मेमोरी भी कहा जाता है, इसको इंटरनल मेमोरी के दृष्टिकोण से भी क्या किया जाता है, इसको एक तरीके से देखा जाता है, इसको इंटरनल मेमोरी भी जो है एक तरीके से कहते हैं। नोट्स के बिहाफ पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अगर इस क्लास को लगा रहे हैं, आप बाद में जो रिकॉर्डेड आप इस क्लास को देखोगे, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, उनको एक नोट्स के रूप में आप अगर आप अपनी कॉपी के अंदर उनको लिखोगे, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि कई कई प्रकार की ऐसे लाइनें होंगी, ऐसे शब्द होंगे जो मैं वर्बली आप लोगों को बता दूंगा, और वहां पर इनको एक सीधे तौर पर या एक सीक्वेंस में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। जब हम कुछ चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझने के दृष्टिकोण से जाते हैं, तो उसमें समय थोड़ा सा अच्छा खासा समय लग जाता है उन चीज़ों को समझने में, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप नोट्स के अंदर इन चीज़ों को जरूर एक तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हमने देख लिया कि भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को हम क्यों इसको एक तरीके से रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरा इसके जो अलग अलग प्रकार के नाम है, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, इसको इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि ये मदरबोर्ड के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई होती है। और इनको प्राइमरी मेमोरी क्यों बोलते हैं, इनको मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं, तो इसकी जो चर्चा है, इसकी चर्चा ठीक बाद में करेंगे। और उसके साथ साथ जो अलग अलग प्रकार से हम जिक्र करेंगे आज के सेशन के अंदर, कि रैम के जो एक तरीके से यूज है, रैम का जो यूज किया जाता है वो किस प्रकार से होता है। और उसके साथ साथ आज जो एक तरीके से हम पढ़ेंगे कि रैम के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, कि एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। और उनकी शुरुआत में अगर पहली चीज देखी जाए, पहली चीज देखें कि अगर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को देखा जाए, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को देखा जाए, तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम की जो एक बैकबोन होती है, जो एक बिल्कुल कड़ी का काम करती है, तो कंप्यूटर सिस्टम की जो बैकबोन होती है वो एक तरीके से होती है मदरबोर्ड, जो मैंने पहले ही जिक्र किया। और
कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी चीजें हम जोड़ते हैं कि हम कीबोर्ड एक तरीके से कनेक्ट करें या माउस एक तरीके से कनेक्ट करें या मॉनिटर एक तरीके से कनेक्ट करें, कोई भी चीज कंप्यूटर सिस्टम में अगर जोड़ी जाती है, चाहे वो चिप भी क्यों ना हो, चाहे वो पेन ड्राइव ही क्यों ना हो, वो डायरेक्ट तौर पर या इनडायरेक्ट तौर पर उसका एक कनेक्शन मदरबोर्ड के साथ जुड़ा जो है एक तरीके से जरूर होता है। कि जैसे आप माउस अटैच करते हो, पेन ड्राइव अटैच करते हो, वो एक छोटे से पोर्ट या एक छोटे से हिस्से के अंदर अटैच करते हो। तो मदरबोर्ड के अंदर कोई भी वो भाग, मदरबोर्ड का कोई भी वो हिस्सा जिसके साथ जिसका जो प्रयोग है वो किसी न किसी दूसरे भाग को अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मदरबोर्ड के उस भाग को एक नाम दिया जाता है। या तो हम उसको कहते हैं पोर्ट, या फिर उसको हम नाम देते हैं स्लॉट। उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं पोर्ट, या फिर उसको नाम देते हैं स्लॉट। और इसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारी रैम प्रयोग होती है, रैम को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक स्लॉट होता है या एक पोर्ट जो है वो एक तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे ये मदरबोर्ड का एक पूर्ण रूप से हम भाग देखें तो मदरबोर्ड के ऊपर कुछ इस प्रकार के क्या होते हैं? स्लॉट होते हैं। इस प्रकार के क्या होते हैं, मतलब भाग लगा लें, पोर्ट लगा लें या स्लॉट लगा लें, वैसे तो इनको नाम दिया जाता है स्लॉट एक तरीके से हम कहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर रैम को मतलब कनेक्ट किया जाता है। तो इस मामले में मदरबोर्ड के ऊपर ठीक इन स्लॉट को एक नाम दिया जाता है और इन स्लॉट को हम कहते हैं DIMM, या फिर इनको एक और नाम दिया जाता है और इनको हम कहते हैं मेमोरी स्लॉट। कि मदरबोर्ड का वह भाग या मदरबोर्ड का वह पोर्ट जिसके ऊपर रैम को यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को सीधे तौर पर कनेक्ट किया जाता है, तो उस पोर्ट को क्या बोलते हैं? एक नाम आता है आपका मेमोरी पोर्ट, या फिर उसका जो दूसरा नाम आता है उसको हम कहते हैं DIMM। और ये DIMM क्या होता है? DIM की फुल फॉर्म होती है ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है ना? तो इसी के अंदर जो पहला सवाल आपका ये ऐड होता है कि रैम को मदरबोर्ड के जिस स्लॉट के साथ अटैच किया जाता है तो वो स्लॉट होता कौन सा है? तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? उसको अगर बेसिक तरीके से देखा जाए तो उसको हम मेमोरी स्लॉट कहते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल नाम होता है वो होता है आपका DIM। और इसके साथ साथ जो एक तरीके से आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है कि भाई DIM की फुल फॉर्म जो है वो एक तरीके से होती क्या है। अब उसके बाद कि जैसे ये मैंने स्लॉट दिखाया कि उसके साथ कि भाई इनके अंदर जो मेमोरी जो आपकी रैम होती है वो रैम कुछ इस प्रकार की होती है। रैम जो एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगाई जाती है वो रैम कुछ इस प्रकार की होती है। जैसे ये आप साइड में मतलब जो आपको ये यहाँ पर क्या जो दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या किया जाता है? इस रैम को ठीक उठा करके उस स्लॉट के अंदर क्या कर दिया जाता है? इंसर्ट कर दिया जाता है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक चीज जो कि भाई कि जहां पर आपकी रैम अटैच की जाती है, जहां पर रैम अटैच की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्लॉट बोलते हैं। और उस स्लॉट को क्या कहा जाता है? उस स्लॉट को बोलते हैं मेमोरी स्लॉट, या फिर उसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? DIMM कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? ड्यूअल इनलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद अगर कंप्यूटर में रैम के यूज की बात की जाए, कंप्यूटर में रैम के यूज की बात की जाए तो इसके अलग अलग प्रकार के यूज होते हैं। और उन अलग अलग प्रकार के यूज में जैसे अगर हम देखें कि हम जब कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कार्य करते हैं, जब हम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं कार्य करते समय? कि भाई अलग अलग प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं या अलग अलग प्रकार के जो डेटा जो है, कोई भी चीज़ जो है वो एक तरीके से लगा लो, आप कोई MS वर्ड का कोई डेटा लगा लो या कोई PDF लगा लो, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर या अलग अलग प्रकार के जो डेटा है वो एक तरीके से ओपन करते हैं। कि जैसे मान लो कि भाई आपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर गए और आपने MS वर्ड जो है वो एक तरीके से ओपन किया, और MS वर्ड एक तरीके से ओपन किया तो उसकी जाहिर सी बात है कि एक जो विंडो है वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम में ओपन हो जाएगी, मॉनिटर के ऊपर आपको दिखाई देगी। साथ में मान लो कि भी आपको काम करना था MS एक्सेल के ऊपर और आपने क्या किया? MS एक्सेल को ओपन किया तो उसकी भी जाहिर सी बात है कि एक विंडो जो है एक तरीके से आपको
ओपन जो है वो होती हुई दिखाई देगी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद मान लो कि आपने कोई तीसरा भी जो डेटा है, कोई पीडीएफ मान लो, कुछ भी डेटा मान लो, वो भी क्या कर लिया आपने ओपन कर लिया और वो भी एक तरीके से मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। और चौथा मान लो कि एक तरीके से कोई मान लो कि वेब ब्राउजर है, कोई ब्राउजर जो है वो एक तरीके से आपने ओपन कर लिया और वो भी क्या होगा एक तरीके से आपको दिखाई देगा। कंप्यूटर के अंदर एक शब्द प्रयोग किया जाता है और वो शब्द प्रयोग होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली हम इसको कॉन्फ़िग से डिफाइन करते हैं, कॉन्फ़िग से लिखते हैं, और वास्तव में इसकी जो मतलब एब्रिविएशन है, इसकी वास्तविक परिभाषा, इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके से सेटिंग का पर्यायवाची शब्द है। ये वो वाले सेटिंग नहीं, ये कंप्यूटर सिस्टम वाली या फिर मोबाइल के अंदर जो सेटिंग होती है कि किस किस प्रकार के जो प्रोग्राम है वो ओपन है, किस किस प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है, या कोई कंप्यूटर सिस्टम किस प्रकार से कार्य करेगा, उसके अंदर फ़ॉन्ट किस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसको बेसिकली हम सेटिंग या फिर कॉन्फ़िगरेशन से, कंप्यूटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन से इसको हम मतलब एक तरीके से जिक्र करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम में मेनली दो प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है, जिनमें से एक प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप मतलब किसी चीज़ की शुरुआत, और शुरुआत हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम की। मान लो कि जैसे ही आपने कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन किया, आपने कंप्यूटर का बटन प्रेस किया, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, या फिर कंप्यूटर को हम कहते हैं बूट करना, कि जैसे ही हमने कंप्यूटर को बूट किया, और कंप्यूटर को बूट करने के साथ साथ जो होगा, आपको जो मॉनिटर के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो आइकन है वो आपको दिखाई देंगे। और जब आप अपने मोबाइल को, मैं मोबाइल का भी जिक्र कर रहा हूं, कि जब भी आप अपने मोबाइल को या कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो, तो कुछ एक प्रोग्राम जो है, या कुछ एक प्रोग्राम या कुछ एक जो सॉफ्टवेयर है, वो एक तरीके से साथ में ही ओपन हो जाते हैं, कि आपको कुछ एक आइकन वाइकन जैसे साथ में ही दिखाई देना। अब कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल के ऊपर आपको ब्लैंक स्क्रीन तो दिखाई देती नहीं। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल को एक तरीके से ऑन करते हो, तो जब उसको ऑन किया जाता है या उसकी शुरुआत के समय कुछ एक प्रोग्राम या कुछ एक सॉफ्टवेयर उसके मतलब खुद है खुद जो है अपने आप ही ओपन होते हैं, अपने आप ही चलने लगते हैं। तो कंप्यूटर या मोबाइल की उस कॉन्फ़िगरेशन को एक नाम दिया जाता है और उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक और प्रकार की होती है, और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं, या दूसरे प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है, उसे हम कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हुआ, हमने किसी कार्य को मतलब एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कार्य करने के लिए हमने उसको ऑन किया, और ऑन करते ही हमने अलग अलग प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग प्रकार का जो डेटा है वो एक तरीके से ओपन कर लिया। रनिंग मतलब जो चल रहा हो, जो रनिंग स्टेशन मतलब चल रही सिचुएशन में हो। तो इस प्रकार कि भाई जैसे ही हमने कंप्यूटर को ऑन किया, और ऑन करने के बाद हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार जिन सॉफ्टवेयर या जिस प्रोग्राम को एक तरीके से ओपन किया, तो उस कैटेगरी को एक नाम दिया जाता है, और उसको हम बोलते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कंप्यूटर की वह सेटिंग या वह कॉन्फ़िगरेशन जो रनिंग स्टेट्स में है, जो मतलब एक तरीके से जिनके ऊपर कार्य चल रहा है। और उसके बाद कि भाई ये तो एक तरीके से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आ गई, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ गई, कि भाई आपका जो एक तरीके से एमएस वर्ड आपने ओपन कर रखा है, एमएस एक्सेल ओपन कर रखा है, या कोई डेटा आपने ओपन कर रखा है, कोई वेब ब्राउजर ओपन कर रखा है, कोई कैलकुलेटर आपने ओपन कर रखा है। अब जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डेटा या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम एक तरीके से ओपन करते हो, तो उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी की। कि भाई जैसे ही आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे, तो एमएस वर्ड क्या बोलेगा कि भाई मुझे अपनी जो टैब दिखानी है, ठीक है ना, जो मुझे अपनी कलाकारी दिखानी है, तो कलाकारी दिखाने के लिए मुझे एक स्पेस चाहिए। डेटा ओपन करोगे, वो भी क्या करेगा, भाई मुझे ओपन होने के लिए स्पेस चाहिए। और वो स्पेस जिस मेमोरी में दिया जाता है, वो कौन सी मेमोरी में दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, रैम एक तरीके से कहते हैं। यानी कि कंक्लूजन जो हमारा निकलता है वो दो प्रकार से निकलेगा, कि या तो हम एक इस दृष्टिकोण से देखें कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी डेटा को अगर ओपन करते हो, तो उसको क्या जरूरत पड़ती है, उसे मेमोरी की जरूरत पड़ती है। और वो मेमोरी कहाँ से दी जाती है, वो रैम में दी जाती है। यानी फिर ये जो भी डेटा आप ओपन करोगे, तो वो डेटा कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन होगा, वो डेटा होगा आपका रैम मेमोरी के अंदर ओपन।
और उसके साथ साथ कि भाई ये जो डेटा है, इस डेटा को हम क्या बोलते हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या रनिंग प्रोग्राम एक तरीके से इनको हम कहते हैं। तो इस मामले में जो आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या रनिंग जो डेटा है वो आपका कौन सी मेमोरी में चलता है, वो एक तरीके से रैम मेमोरी के अंदर चलता है। यानी कि इसके अंदर दो चीजें जो समझने वाली थी कि भाई एक तो आप लोगों को वास्तविक रूप से पता होना चाहिए कि भाई रनिंग प्रोग्राम या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वास्तव में होता क्या है। अगर बाई चांस ये चीज अगर आपसे पूछ ली जाए कि मैं रनिंग को एक तरीके से हटा दूं, मैं रनिंग को हटा दूं और मैं पूछ लूं कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहां से ओपन है, यानी कि जब भी आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, जब भी आपने कंप्यूटर ऑन किया, तो कंप्यूटर ऑन होते ही जो भी कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है, कि भाई आपने मतलब कि भाई ये प्रोग्राम या ये सॉफ्टवेयर तो आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करोगे तो ये प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर तो ओपन होगा ही होगा। कि जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम विंडो कहते हैं, कि भाई वो चलेगा जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो विंडो स्टोर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चलेगा ही चलेगा। और वो भी आपका कौन सी मेमोरी में चलता है, वो आपका रैम मेमोरी के अंदर चलता है। तो इसके अंदर दो सवाल आपके कवर होते हैं कि भाई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी कौन सी मेमोरी चलती है, वो आपकी रैम मेमोरी के अंदर चलती है। और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का भी जिक्र किया जाए तो वो भी आपकी कौन सी मेमोरी के अंदर चलेगी, वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर चलेगी। उसके बाद यानी कि यूज के आधार पर हम अगर हम देखें, यूज के आधार पर रैम मेमोरी का जिक्र देखा जाए तो पहला यूज क्या है, पहला यूज ये है कि भाई आप कोई भी डेटा ओपन करोगे या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर एक तरीके से ओपन करोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नाम देते हैं रनिंग डेटा या रनिंग प्रोग्राम या रनिंग सॉफ्टवेयर। और वो आपका कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन होता है, वो रैम, कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन होगा भाई, वो रैम के अंदर ओपन होगा। उसके बाद अगर जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हमें कुछ भी कार्य करना होता है, कंप्यूटर सिस्टम में हमें अगर कुछ भी कार्य करना होता है तो वो सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो सारा कार्य होता है सीपीयू के द्वारा। वो सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो सारा कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद कि मान लो कि आपने अपने कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट जो है वो एक तरीके से स्टोर कर रखा है। और डॉक्यूमेंट कहाँ बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है आपका एमएस वर्ड नामक सॉफ्टवेयर के अंदर। कोई जैसे मान लो कि आपने कोई रिज्यूम बना रखा हो या कोई डेटा जो है एक तरीके से बना रखा हो, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में गए और इस डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया, आपने एक तरीके से ओपन कर दिया। इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर दिया कि जैसे मान लो कि आपका रिज्यूम ही लगा लो, कि आपने रिज्यूम बना रखा है और रिज्यूम जो है वो एक तरीके से आपने ओपन कर दिया और इस रिज्यूम के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हो या कोई चीज़ें हटाना चाहते हो या कोई नई चीज़ें ऐड करना चाहते हो। कि जब भी किसी चीज को एक तरीके से हटाना हो या कई चीज को ऐड करना हो तो इसके अंदर एक शब्द प्रयोग किया जाता है और वो शब्द होता है आपका राइट। राइट करना, कोई नया डेटा ऐड करना है, कोई कुछ इस प्रकार से। अगर डेटा हटाना है तो उसे हम बोलते हैं इरेज करना। तो ये जो आप एक तरीके से डॉक्यूमेंट, ये आपका रिज्यूम था, ये एक प्रकार का क्या डॉक्यूमेंट, और इसको क्या कर दिया आपने, ओपन कर दिया। डबल क्लिक किया आपने, ओपन कर दिया। और जैसे ही मैंने जिक्र किया किसी भी डेटा किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करोगे तो वो कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन होता है, वो आपका रैम मेमोरी के अंदर ओपन होता है। यानी कि जो रिज्यूम ओपन हुआ ये आपका कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन हुआ, ये आपका रैम मेमोरी के अंदर ओपन हुआ। और इसके अंदर जितनी भी कोई चीज़ आप एडिट करना चाहते हो, कोई चीज़ बदलाव करना चाहते हो, आप इस मेमोरी के अंदर मतलब ये जो बदलाव है, एक चेंजेस जो है एक तरीके से कर सकते हो। कोई नाम या कोई एड्रेस या कोई एक्सपीरियंस एक तरीके से ऐड कर दिया, ठीक है ना, या किसी का कोई दूसरे का रिज्यूम था और उसके अंदर अपना जो मामला है वो कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया। तो अगर अगर किसी डेटा के अंदर बदलाव होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट करना एक तरीके से कहते हैं। तो इस मामले में कि जो रैम मेमोरी के अंदर डेटा चलता है उस डेटा के अंदर हम किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं। तो इसी मामले में रैम मेमोरी को एक और नाम दिया जाता है, रैम मेमोरी को हम बोलते हैं रीड राइट मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीड राइट मेमोरी, ठीक है ना। एक और नहीं, मतलब कि भाई इंटरनल मेमोरी बोला, प्राइमरी मेमोरी बोला, और इसके साथ साथ जो आपके मेन मेमोरी बोला, मैं इनको अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि भाई रैम को प्राइमरी मेमोरी क्यों बोला गया, रैम को मेन मेमोरी क्यों बोला गया, ठीक है ना। इंटरनल मेमोरी का मैंने जिक्र कर दिया था। तो इसके साथ साथ एक और चीज क्या आई कि भाई इसको हम क्या बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी जो हम एक तरीके से इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके साथ कि कई बार क्या होता है कि जो एक तरीके से डॉक्यूमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हो, कि जैसे मान लो कि भाई हमने इस रिज्यूम को ओपन कर रखा है और इस रिज्यूम में जो हमने बदलाव करने थे, चेंजेस करने थे, वो सारे बदलाव एक तरीके से हमने कर लिए, लेकिन हम एक तरीके से इसको सेव करना भूल गए या फिर इसको हम कंट्रोल प्लस एस करना भूल गए।
और हमने क्या किया, कंप्यूटर को एक तरीके से ऑफ कर दिया, या फिर मान लो कि कंप्यूटर से लाइट, मतलब एक तरीके से चली गई, बिजली चली गई, कंप्यूटर जो है वो एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया लाइट से। तो उस मामले में जैसे ही आप अपने दोबारा कंप्यूटर को दोबारा से ऑन करोगे और आप इस रिज्यूम को दोबारा से ओपन करोगे, तो जो बदलाव एक तरीके से आपने किए थे वो बदलाव आपको दिखाई नहीं देंगे, वो बदलाव खत्म हो चुके होंगे। और ऐसा कारण क्या होता है? ऐसा कारण होता है कि जो रैम मेमोरी है, रैम मेमोरी एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैम मेमोरी कौन से प्रकार की मेमोरी होती है? रैम मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी का प्रकार होता है। और वोलाटाइल मेमोरी किन्हें कहते हैं? कि ऐसी मेमोरी जिनके अंदर अगर कोई डेटा चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, वो सारा डेटा अगर लाइट के ऊपर यानी कि बिजली के ऊपर निर्भर करता हो, जैसे ही लाइट गई तो सारा डेटा फ्लश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की मेमोरी को एक नाम देते हैं और इसको मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। और रैम मेमोरी के अंदर डेटा तभी तक रहता है जब तक एक तरीके से उसके अंदर पावर सप्लाई होगी। जैसे ही पावर सप्लाई हट जाएगी तो रैम के अंदर जो डेटा है वो एक तरीके से हट जाएगा। तो इस मामले में रैम मेमोरी कौन सी मेमोरी का प्रकार होती है? ये एक प्रकार से वोलाटाइल मेमोरी का प्रकार होती है। उसके बाद रैम मेमोरी का एक और जिक्र आता है, और रैम मेमोरी को एक और नाम से जाना जाता है और उसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी के साथ एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल जो है, या कंप्यूटर सिस्टम के जो काम करने की एक पूर्ण प्रक्रिया है, वो अपने आप में ही एक अमेजिंग प्रक्रिया होती है। बड़ी मतलब अच्छी बेहतरीन प्रक्रिया या बेहतरीन प्रणाली उसको कह सकते हैं। और उन्हीं बेहतरीन प्रणाली के अंदर एक प्रणाली या उन्हीं बेहतरीन कार्यों के अंदर एक ऐसा कार्य आता है जिसके अंदर रैम मेमोरी को क्या कर दिया जाता है? मेन मेमोरी के अंदर, मतलब उसे मेन मेमोरी कहा जाता है। और इसका एक रीजन क्या होता है कि जब भी हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं, वैसे बेसिकली कोई भी कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम के ऑन करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बूट करना। कि कभी भी ये नहीं कहा जाता कि भाई कंप्यूटर ऑन हो रहा है, इसको कहा जाता है कंप्यूटर को बूट किया जा रहा है। और जैसे ही मान लो कि भाई हम कंप्यूटर सिस्टम का हमने जो बटन है ऑन ऑफ वाला, वो बटन प्रेस किया, और लास्ट में क्या होता है? मॉनिटर के ऊपर हमें आइकन वाइकन जो हो वो एक तरीके से दिखाई देंगे। रिसाइकल बिन दिखाई देगा, डेट एंड टाइम कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी, माई पीसी वगैरह जो है वो एक तरीके से आपको दिखाई देगा। जो जैसे ही आपने बटन प्रेस किया, यानी कि उसका ऑन ऑफ वाला बटन प्रेस किया, यहां से ले करके यहां तक पहुंचने में, मतलब ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट स्टेट है, पहला स्टेप है, और ये बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप है। यानी कि पहले स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक बीच में बहुत सारे कार्य होते हैं। दूसरा कार्य होगा, तीसरा कार्य होगा, चौथा कार्य होगा, पांचवा कार्य होगा, छठा कार्य होगा, फिर जाकर के क्या होगा? हम अंतिम स्टेट पर हम पहुंचते हैं। और इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को, कि ये प्रोसेस कब हो रहे हैं, ये कार्य कब हो रहे हैं? जब हम कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं। जब कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसके लिए बेसिकली दो प्रकार के सॉफ्टवेयर और जो है वो हम पढ़ेंगे, एक आपका बायोस, एक आपका यूईएफआई, जिसे हम यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस उसे हम कहते हैं। उसका जिक्र हम करेंगे रोम मेमोरी के अंदर। खैर फिलहाल हम रैम मेमोरी पढ़ रहे हैं और रैम मेमोरी के अंदर जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से जो बूटिंग प्रोसेस हो वो रैम के साथ जुड़ी हुई होती है। कि जो ये बूटिंग प्रोसेस के अंदर जो अंत वाला मामला आता है, बिल्कुल लास्ट स्टेप अगर हम उसको कहें, कि जो अंतिम कार्य आता है वो अंतिम कार्य ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक हम शब्द बार बार जिक्र करते हैं और वो शब्द होता है आपका विंडो। विंडो विंडो बेसिकली कोई एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में शामिल होता है, या फिर एक प्रकार से सॉफ्टवेयर का नाम होता है। कि जैसे ही हमारा हार्डवेयर एक तरीके से फिनिश होगा, मेमोरी के बाद हम सेकेंडरी मेमोरी जिक्र करेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर को हम पढ़ने का काम करेंगे। कि सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रकार होते हैं और उनमें एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है, एक श्रेणी होती है जिसे हम ओएस कहते हैं। ओएस का अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट मतलब किसी चीज को चलाना, ऑपरेटिंग मतलब चलाने वाला। और जो अंतिम शब्द क्या? सिस्टम। कि किसी सिस्टम को चलाने वाला। और सिस्टम किसे कहा जाता है? जिसके अंदर ये वो वाला सिस्टम नहीं कि भाई हाँ मतलब सिस्टम पाड़ देंगे या सिस्टम वो कर देंगे, ये वो वाला सिस्टम नहीं। कि कंप्यूटर सिस्टम एक प्रकार की प्रणाली जिसके अंदर कई चीजें आपस में मिलकर के कार्य करती हूँ।
जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम को क्यों बोला कि इसके अंदर आपका कीबोर्ड जो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क जो एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, बहुत सारी चीजें मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करती हैं। तो इस मामले में हम इसको पूर्ण रूप से क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कंप्यूटर सिस्टम। और इसी में वो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, और उस सॉफ्टवेयर को आप आम भाषा में क्या बोल देते हो, विंडो बोल देते हो, लेकिन वास्तव में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और किसी भी कंप्यूटर की जो विंडो कहें या ऑपरेटिंग सिस्टम कहें, ये एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है, जो बेसिकली कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, कि परमानेंटली जो है वो आपका कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, ये आपका हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर को बूट करते हो या कंप्यूटर को ऑन करते हो, और उसकी जो अंतिम जो लास्ट स्टेप होती है, जो लास्ट प्रक्रिया होती है, तो वो क्या होती है, लास्ट कार्य होता है कि भाई बूट लोडर। बूट लोडर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका मैं जिक्र करूंगा, कि जो अंतिम कार्य जो होगा, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे तो उसका अंतिम कार्य क्या होता है, कि बूट लोडर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, और इसका कार्य होता है कि भाई ओएस को अपलोड करना, ओएस को अपलोड करना या ओएस को लोड करना रैम मेमोरी के अंदर। कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होने की बिल्कुल अंतिम प्रक्रिया में होगा, तो अंतिम प्रक्रिया क्या होती है, कि बूट लोडर नाम का एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होता है जिसका कार्य ये होता है कि भाई आप ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा करके कहां लोड करोगे, आप रैम के अंदर लोड करोगे। यानी कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो उसमें आपका जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहां पर ओपन होता है, वो रैम मेमोरी के अंदर ओपन होता है। और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रैम मेमोरी में चलेगा या रैम मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगा, तभी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कार्य कर पाते हो। यानी कि जो आप एक तरीके से डेटा ओपन कर पाओगे, एमएस वर्ड ओपन कर पाओगे, एमएस एक्सेल ओपन कर पाओगे, वो उसका ओपन करने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, या एक सबसे बड़ा कारण कह लें, या फिर ये कह लें कि भाई उनसे ठीक पहले एक सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम का अपलोड होना जरूरी होता है रैम के अंदर। और ये एक तरीके से कि कंप्यूटर सिस्टम की कैटेगरी में जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस या ऑन करने के बाद जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो ऑन होता है, या फिर ये मान लीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं, या एक तरीके से उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं, तो उन मामले में जो पहला जो सॉफ्टवेयर एक तरीके से जागने का काम करता है या कार्य करने का काम करता है, वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये बेसिकली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मेन प्रोग्राम होता है या मेन सॉफ्टवेयर होता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी भी काम का नहीं रहेगा, आप कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक मेन प्रोग्राम या एक मेन सॉफ्टवेयर होता है। और इस मामले में इसको कहां पर लोड किया जाता है, इसको लोड किया जाता है रैम मेमोरी के अंदर, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसी कारण रैम मेमोरी को एक नाम दिया जाता है, और इसको हम कौन सी भी मेमोरी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी। इसको क्या बोलेंगे, इसको कहा जाता है मेन मेमोरी। अब इसके साथ एक और सवाल मतलब जो है आप जुड़ता है, कि एक हमने रनिंग प्रोग्राम की कैटेगरी देखी या रनिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी देखी, कि भाई आपके जितने भी रनिंग प्रोग्राम या रनिंग सॉफ्टवेयर जो होंगे, वो आपकी कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन होते हैं, वो रैम के अंदर ओपन होते हैं। लेकिन दूसरा सवाल किसके, भाई कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, वो आपका कौन सी मेमोरी में लोड होता है या कौन सी मेमोरी में चलता है, तो वो आपका कौन सी मेमोरी में चलता है, वो रैम के अंदर चलता है। इसको लोड करने वाला कौन होता है, बूट लोडर होता है, ठीक है ना। और इसी कारण रैम को क्या बोलते हैं, रैम को हम बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है जी। अब उसके बाद कि अब इसके अंदर अगर अलग अलग प्रकार से हम प्रोसेस देखें, कि अलग अलग प्रकार की हम प्रोसेस देखें, कि रैम का स्लॉट मैंने जिक्र किया अगर एक अलग अलग प्रकार की प्रोसेस देखें, कि मैंने आपको कंप्यूटर के अंदर मेमोरी, जो मेमोरी के अंदर आपको मेमोरी हिरार्की का मैंने जिक्र किया था। मेमोरी हिरार्की के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सबसे फास्टेस्ट या सबसे पहली जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, रजिस्टर होती है।
और उसके बाद आपकी कौन सी मेमोरी आती है, वो आती है आपकी कैश मेमोरी, और उसके बाद कौन सी मेमोरी आती है, वो आती है आपकी मेन मेमोरी, जो कौन सी मेमोरी हुई, वो आपकी हुई रैम मेमोरी। उसके बाद आपकी कौन सी मेमोरी एक्सेस होती है, वो होती है आपकी हार्ड डिस्क, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर लेते हैं। और मेनली आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी डेटा होता है, जितना भी डेटा हो, ठीक है ना, या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे मान लो कि भाई एम एस वर्ड एक तरीके से है, या एम एस एक्सेल है, या एम एस पावर पॉइंट है, या फिर कोई वेब ब्राउजर है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से आपका जो ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा जो आपका है, वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर परमानेंटली जो है वो एक तरीके से स्टोर रहता है। मतलब परमानेंटली जो स्टोर रहेगा, ये जो एक प्रकार से सारा डेटा है वो आपका परमानेंटली कहाँ स्टोर रहता है, वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहता है। अब उसके बाद कि मान लो कि ये चीज जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज मान लो, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क जो है वो एक तरीके से कहते हैं कि ये जो सारा डेटा है ये परमानेंटली कहाँ स्टोर होगा, ये आपका हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगा। अब इनको एक्सेस किस तरीके से किया जाता है, या इनका प्रयोग, इनको यूज किस प्रकार से करते हैं हम, और यहां से बहुत सारे सवाल जुड़े होंगे कि ब्लॉक किस प्रकार से बनता है, वर्ड किस प्रकार से बनता है, फ्रेम किस प्रकार से बनता है, बहुत सारी चीजें हो एक तरीके से यहाँ पर ऐड होंगी, बड़े मतलब बहुत सारे सवाल, कि जो ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा आपका हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। अब किसी भी डेटा को ओपन करना हो, किसी की डेटा के ऊपर कार्य करना हो, तो वो सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अब मैंने आपको मेमोरी के 3 प्रकार बताए थे, जब मैं मेमोरी की शुरुआत करवाई थी तो मेमोरी के मैंने 3 प्रकार बताए थे कि, और उन 3 प्रकार को मैंने किस प्रकार से विभाजित किया था कि एक प्रकार की मेमोरी होती है जो सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है, जिसको हम प्रोसेसर मेमोरी कहते हैं, और वो क्या होती है, आपकी रजिस्टर होती है। दूसरा कि भाई सीपीयू जिनको सीधे तौर पर क्या कर सकता है, एक्सेस करता है, यानी कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, जैसे रैम या रोम एक तरीके से है, या कैश मेमोरी है, उनको एक तरीके से मतलब इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और तीसरी तीसरी वो मेमोरी होती है जिनको सीपीयू जो है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट तौर पर, मतलब डायरेक्ट उनके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रयोग नहीं होता सीपीयू के द्वारा, उनको इनडायरेक्ट तौर पर प्रयोग किया जाता है। वो किस प्रकार से, कि जैसे मैंने ये जिक्र किया कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोई भी जो अलग अलग प्रकार के एमएस एक्सेल वर्ड वगैरह कोई भी जो डेटा है, वो आपका सारा डेटा कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी एक तरीके से कहते हैं। अब इनको ओपन करने का जो कार्य होगा वो सीपीयू का होगा, कि भाई आपको एमएस वर्ड ओपन करना है, ये कार्य किसके द्वारा होगा, सीपीयू होगा। लेकिन ये सारा डेटा कहाँ पड़ा है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पड़ा है। तो क्या किया जाता है, जब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू इस डेटा को उठा करके, सीपीयू यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज के इस डेटा को उठा करके वो कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन कर देगा, वो रैम के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी एक तरीके से हम कहते हैं। यानी कि जितना भी डेटा एक तरीके से आप सोचते हो, ये डेटा आप ओपन करते हो, वो डेटा आपका कौन सी मेमोरी में ओपन होता है, वो मेन मेमोरी के अंदर ओपन होता है। लेकिन जब ये डेटा मेन मेमोरी के अंदर ओपन हो रहा होता है, या एक तरीके से जो बार बार प्रयोग करने वाला जो डेटा होता है, उसको क्या कर लिया जाता है, उसको कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। या फिर कुछ आप इस प्रकार से मान लीजिए, कोई एक ऐसा डेटा हो जो रैम के अंदर प्रयोग हो रहा है, तो उसकी एक जो कॉपी है, उसकी एक कॉपी कौन सी मेमोरी के अंदर चली जाती है, उसकी चली जाती है कैश मेमोरी के अंदर। पहली चीज ये मैंने कैश मेमोरी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, और कैश मेमोरी के अंदर बड़े अच्छे मतलब बताया था कि भाई हाँ, कैश मेमोरी का प्रयोग किस प्रकार से होता है, मेमोरी हायरार्की के अंदर इसका कौन सा नंबर आता है। खैर बहरहाल हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं कि रैम मेमोरी के अंदर जो ये डेटा स्टोर होता है, कोई भी डेटा रैम मेमोरी के अंदर ओपन हुआ, तो वो ऐसा नहीं कि भाई उसके अंदर बिल्कुल रैम मेमोरी एक पूरे खाली प्लॉट की तरह हो, ठीक है ना, कि जैसे मान लो कि भाई पूरे खाली प्लॉट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, कोई कमरे वमरे ना बन रखे हो। रैम मेमोरी एक पूरे खाली प्लॉट की तरह नहीं होता, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर इक्वल साइज के टुकड़े होते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, इक्वल साइज के टुकड़े होंगे, और इन इक्वल साइज के टुकड़ों को एक नाम दिया जाता है, और इनको हम कहते हैं फ्रेम। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। और कई बार इनको एक और शब्द से रिप्लेस कर लिया जाता है, और इसको हम कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक वैसे अलग प्रकार की प्रोसेस है, लेकिन कई बार रैम के लिए जिक्र कर लिया जाता है कि रैम का जो एक तरीके से डिवीजन कहें, या फिर रैम के जो अलग अलग प्रकार को, रैम के वो अलग अलग ब्लॉक में, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रत्येक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम या ब्लॉक एक तरीके से हम कहते हैं।
और उसी प्रकार से जो कैश होता है, कैश मेमोरी जो होती है, कैश मेमोरी में भी मतलब कैश मेमोरी भी एक पूरे खाली प्लॉट की तरह कार्य नहीं करती। कैश मेमोरी भी क्या करती है, कैश मेमोरी के भी हिस्से होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, और इनको, इन छोटे छोटे भाग को एक नाम दिया जाता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको नाम बोलते हैं कैश लाइंस। क्या कहा जाएगा, कैश लाइन जो है एक तरीके से इनको कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर भी एक और जानकारी आपकी क्या ऐड होती है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को किन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, फ्रेम होगा। कैश मेमोरी को किस में डिवाइड या किस में विभाजित करते हैं, तब आंसर क्या होगा आपका, कैशे लाइंस होगा। उसके बाद जब भी कोई डेटा एक तरीके से रैम के अंदर ओपन हुआ, जब भी कोई डेटा रैम के अंदर ओपन हुआ, ठीक है ना, और मैंने क्या बताया कि वो डेटा रैम से कहां पर भी जाता है, वो कैश मेमोरी से भी जाता है, और फिर जो डेटा है वो आपका कैश मेमोरी से कहां तक भी जाता है, वो रजिस्टर की तरफ भी जाता है। तो क्या होता है इस पूरे प्रक्रिया के अंदर, इस पूरी प्रोसेस के अंदर देखें हम कि अगर यदि कोई डेटा रैम के अंदर ओपन है, यदि कोई डेटा रैम के अंदर ओपन है, रैम के अंदर मतलब आपने ओपन कर रखा है, तो जाहिर सी बात है उसकी एक जो कॉपी है वो कहां पर जाती है, वो आपकी कैश के अंदर जाती है। तो जब भी कोई डेटा रैम मेमोरी से जब भी कोई डेटा रैम मेमोरी से किसकी तरफ भेजा जाए, कैश की तरफ भेजा जाए, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे एक नाम दिया जाता है, और इसे हम कहते हैं कैश मैपिंग। इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैश मैपिंग। और डेटा जो है, वो डेटा जिस रूप में जाएगा, वो डेटा जाएगा आपका ब्लॉक के रूप में। ध्यान से समझना भाई, हर एक लाइन के साथ एक एक सवाल जुड़ा हुआ है कि यदि कोई डेटा रैम मेमोरी से कैश की तरफ भेजा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैश मैपिंग बोलते हैं। और रैम से अगर कोई डेटा कैश की तरफ जाएगा, या फिर कैश से कोई डेटा रैम की तरफ आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, या वो किस रूप में जाता है, वो ब्लॉक के रूप में भेजा जाता है। यानी कि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर किस रूप में होता है, ये होता है आपका ब्लॉक्स के रूप में। उसके बाद कि कई बार जो कैश के अंदर डेटा है, वो कैश के अंदर डेटा किसके अंदर भेज दिया जाता है, वो रजिस्टर के लिए के अंदर भेजा जाता है, या रजिस्टर के पास भेजा जाता है। या फिर इसको सीधे शब्दों में देखें कि रजिस्टर और कैश के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होता है, जो डेटा की ट्रांसफर होता है, वो किस रूप में होता है, वो वर्ड्स के रूप में होता है। ये ध्यान रखना भाई, रैम और कैश के बीच में डेटा ब्लॉक के रूप में, रजिस्टर और कैश के रूप में के बीच में डेटा किस रूप में ट्रांसफर होगा, वो वर्ड्स के रूप में होगा। और जब भी मेन मेमोरी से कैश मेमोरी की तरफ डेटा भेजा जाता है, या इसकी तरफ जो डेटा आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश मैपिंग बोलते हैं। और ये कैश मैपिंग आपकी तीन प्रकार की होती है। एक होता है आपका डायरेक्ट, एक होता है आपका एसोसिएटिव, और एक होता है आपका सेट एसोसिएटिव। खैर इसको हम मतलब बहुत ही लंबी जानकारी के अंदर आ जाएगा, और बड़ा ही रेयर चांसेस है कि भाई यहाँ से सवाल एक तरीके से पूछा जाए। फिर भी मैं इस चीज़ को, बड़ी लेंथी चीज़ है ये, और मैं इस चीज़ को सवालों के अनुसार बताने की कोशिश करूंगा भी। जो इस प्रकार से सवाल आते हैं, कैश मैपिंग से रिलेटेड जो सवाल आएंगे, मैं वहां पर इसका जिक्र करूंगा, ताकि आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओ। खैर मतलब ये जो टोटल मामला है, टोटल मामला किस प्रकार से अगर रैम और कैश मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है, मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो किसके रूप में होगा भाई, वो ब्लॉक के रूप में होगा। और इस डेटा ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, इस डेटा ट्रांसफर को हम कहते हैं कैश मैपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, कैश मैपिंग एक तरीके से कहते हैं। और रैम मेमोरी का जो विभाजन होता है, या रैम मेमोरी को जो डिवाइड किया जाता है, वो किसके अंदर डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करते हैं हम फ्रेम, या फिर एक तरीके से ब्लॉक्स के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। और अगर बाई चांस मान लो कि जैसे मैंने कैश मेमोरी का जिक्र किया कि कैश मेमोरी और रजिस्टर के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होगा, वो डेटा का आदान प्रदान किसके रूप में होता है, वर्ड्स के रूप में होता है। ठीक है जी। चलिए जी, अब उसके बाद आते हैं हम रैम के प्रकार के रूप में,
कि क्या रैम एक ही प्रकार की होती है या रैम अलग अलग प्रकार की होती है। तो रैम के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, जिनमें से एक प्रकार को हम कहते हैं एस रैम और दूसरे प्रकार को हम कहते हैं डी रैम। एस रैम का अर्थ होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद जो डी रैम है, इसका अर्थ होता है, इसको हम कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। अगर जैसे मैंने जो आपको रैम का एक प्रकार बताया था रैम का एक जो दृश्य मैंने आप लोगों को दिखाया था बिल्कुल इसमें, ये जो एक तरीके से आप जो यहाँ पर ब्लैक जो एक तरीके से छोटी छोटी स्लोट देख पा रहे हो आप, तो ये क्या है, ये एक प्रकार की चिप होती हैं। और इन चिप को हम क्या बोलते हैं, इन चिप को हम बोलते हैं आईसी, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक तरीके से कहा जाता है। और इन चिप के निर्माण में या फिर आईसी के निर्माण में या तो ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है, कई बार इसके साथ साथ कैपेसिटर भी जो है वो एक तरीके से प्रयोग कर लिया जाता है, जो क्या करता है, जो चार्ज को स्टोर करता है। और इनके साथ साथ इसके अंदर क्या लगाए जाते हैं, आपके लॉजिक गेट जो है वो एक तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है ना। या फिर सिंपल एक दृष्टिकोण से देखें कि रैम मेमोरी के अंदर जो निर्माण होता है, रैम मेमोरी का निर्माण मुख्य तौर से लॉजिक गेट, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके एक तरीके से किया जाता है। अब ये चीजें मैं यहां पर क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि इस चीज का जो रिलेशन है या एक जो संबंध है, वो आपका रैम मेमोरी के अलग अलग प्रकार से हैं। और अलग अलग प्रकार में अगर बात की जाए एस रैम की, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो निर्माण होता है वो बेसिकली ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका ट्रांजिस्टर जो होगा एक तरीके से प्रयोग होगा। और इसके बाद जो दूसरा डी रैम की बात की जाए, तो डी रैम एक तरीके से जो प्रयोग होती है वो डी रैम प्रयोग होती है, या फिर इसका जो निर्माण होता है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, ठीक है ना। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जो आवेश को स्टोर करने का काम करता है वो कौन होता है, वो कैपेसिटर होता है। अब ये एस रैम या फिर जो डी रैम का जो एक तरीके से अंतर है या फर्क एक तरीके से हम देखें कि जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं उसके अंदर ट्रांजिस्टर का एक तरीके से प्रयोग होता है कि यदि अगर कोई भी डेटा आप एक तरीके से ओपन इसके अंदर करोगे, या कहीं भी कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसी डिवाइस हो जिसके अंदर रैम मेमोरी का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक तरीके से प्रयोग कर रखा हो, अगर किसी डिवाइस में एसरैम प्रयोग कर रखी है तो उसके अंदर अगर कोई डेटा ओपन किया जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लगे हुए ट्रांजिस्टर को लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, और जब तक मतलब इनके अंदर पावर सप्लाई रहेगी तब तक डेटा एक तरीके से मौजूद होगा। और इसके अंदर एक और खास बात क्या होती है कि इसके अंदर अगर डेटा में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है, या सेकंड के अंदर या मिनट के अंदर बदलाव होता है, तो वो बदलाव वो अपने आप दिख जाता है, मतलब अपने आप अपडेट हो जाता है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि जैसे ये शेयर मार्केट वाला मामला होता है जिसके अंदर समय अनुसार, जैसे भाई आपने सेंसेक्स या फिर जो निफ्टी वगैरह मामला जो है एक तरीके से देखा होगा आप लोगों ने, कि जिसके अंदर सेकंड के अंदर या मिनट के अंदर बदलाव होते रहते हैं, और उन बदलावों को अपडेट करने की आवश्यकता होती है मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर। यानी कि जो एक तरीके से ये सारे कार्य भी वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में कर रहे होंगे, और अगर कंप्यूटर सिस्टम में कार्य कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस कंप्यूटर सिस्टम में रैम भी लगी होगी, और अगर रैम लगी है तो उस रैम के अंदर वो रैम कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि भाई वो मिनट एक सेकंड के बदलाव को भी अपने आप ही क्या कर दे, अपडेट कर दे। तो इस मामले में क्या किया जाता है कि एस रैम के अंदर अगर कोई बदलाव होता तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट, यानी कि ट्रांजिस्टर की सहायता से, पावर सप्लाई की सहायता से क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो इस मामले में एक तरीके से इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि डेटा जो है वो एक तरीके से ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट हो जाता है। और इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है आपका एटीसी सिस्टम, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ शेयर मार्केट में भी क्या होता है, एक तरीके से इसका प्रयोग होता है।
अब उसके दूसरे नजरिए से हम देखें कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर के साथ साथ क्या होता है, आपका कैपेसिटर लगा हुआ होता है। और जो आपका डेटा स्टोर होता है, जो आपका डेटा स्टोर होता है, वो आपका आवेश के रूप में या चार्जेस के रूप में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है इस कैपेसिटर में, या ट्रांजिस्टर की सहायता से कहें। और कैपेसिटर के अंदर खास बात क्या होती है, कैपेसिटर के अंदर धीरे धीरे जो चार्ज है वो लीक होता रहता है, या ये कहें कि इसके अंदर मतलब पावर सप्लाई जो है वो धीरे धीरे खत्म होती रहती है। और मैंने आप लोगों की भी रैंडम एक्सेस मेमोरी, चाहे वो एस रैम हो चाहे वो डी रैम हो, इन दोनों, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है, कि इसके अंदर अगर पावर सप्लाई रहेगी तो डेटा रहेगा, अगर पावर सप्लाई गई तो डेटा खत्म। तो कैपेसिटर के अंदर डेटा स्टोर है चार्ज के रूप में। जैसे चार्ज लीक हो रहा है, चार्ज लीक हो रहा है, तो वो डेटा क्या होगा, मतलब एक तरीके से लीक होता दिखाई देगा। तो इस मामले में कि इस डेटा को मेंटेन करने के लिए, कि जो हमने अगर कोई डेटा डी रैम के अंदर ओपन कर रखा है, या फिर जो हम डी रैम एक तरीके से प्रयोग कर रहे हैं अपने सिस्टम में, अगर वो डेटा एक तरीके से अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसे रिफ्रेश करना पड़ता है। और रिफ्रेश करने का अर्थ क्या होता है कि जैसे ही हम इस मेमोरी को रिफ्रेश करेंगे तो कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, पावर सप्लाई आएगी और इसके अंदर चार्ज जो है वो दोबारा से अपलोड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और डाटा जो है एक तरीके से आपका मेंटेन रहेगा। तो एक ये फर्क मतलब एक तरीके से ये फर्क कि भाई जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, और जो डी रैम है इसके अंदर आपका ट्रांजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर लगा हुआ होता है। डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है, मामला दो चीजें और हमें रैम के साथ पढ़नी है, और उन दो चीजों में कि मैंने आपको सीपीयू जब पढ़ाया था तो सीपीयू के साथ एक शब्द का जिक्र किया था, और वो शब्द किया था आपका सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक कि भाई कोई भी सीपीयू ने कोई भी कार्य किया कोई भी कार्य किया तो जो उसके साथ एक क्लॉक होती है, और वो क्लॉक क्या होती है, कुछ इस प्रकार से डेटा, मतलब भाई कोई सीपीयू ने कोई कार्य किया और उस कार्य को भाई एक तरीके से स्पीड के रूप में दर्ज करने के लिए, कि भाई अगर एक कार्य कर दिया तो एक साइकिल जो है वो सिस्टम क्लॉक के ऊपर दिखाई देगा, अगर दो कार्य कर दिए तो दो साइकिल दिखाई देंगे, अगर तीन कार्य कर दिए तो तीन साइकिल दिखाई देंगे। और ये साइकिल सिस्टम क्लॉक, ये साइकिल जो है ये सिस्टम क्लॉक के अंदर दिखाए जाते हैं, और सिस्टम क्लॉक का जो प्रयोग होता है वो एक तरीके से सीपीयू की स्पीड को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब मैंने सीपीयू हार्डवेयर के अंदर मैंने सीपीयू की क्लास डाल रखी है, और उसके अंदर मैंने सिस्टम क्लॉक को बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है कि सिस्टम क्लॉक के द्वारा किसी भी सीपीयू की स्पीड जो है वो किस प्रकार से मापी जाती है। बहरहाल हम यहां पर एक तरीके से सिस्टम क्लॉक को हम देखते हैं कि यदि यदि जो यदि अगर रैम की स्पीड का अगर एक वो देखा जाए, मापन के दृष्टिकोण से देखें, यदि रैम की जो स्पीड है या जो डेटा एंट्री के ऊपर, जो डेटा के ऊपर कार्य करने की स्पीड है, यदि ये सिस्टम क्लॉक के साथ मैच हो जाए, या फिर ये कहें कि ये सिस्टम क्लॉक के साथ कनेक्ट होकर के कार्य करे, या उसकी एक मतलब उसके पैरेलल दृष्टिकोण से कार्य करे, कि जिस जिस तरीके से सिस्टम क्लॉक कार्य कर रहा है उसी गति से रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर डेटा जो है एक तरीके से प्रोसेस हो रहा है। यदि दोनों सिस्टम क्लॉक और रैम दोनों आपस में मिलकर के कार्य करे, या उसकी मतलब एक पैरेलल दृष्टिकोण से कार्य करे, तो इस प्रकार की रैम को एक नाम दिया जाता है, और इस रैम को हम कहते हैं सिंक्रोनस। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस बोलते हैं। और अगर वो सिस्टम क्लॉक के साथ मैच होकर के कार्य नहीं कर रही तो उसको क्या बोला जाता है, उसको नाम दिया जाता है, और इसको कहा जाता है एसिंक्रोनस। इसको क्या कहा जाएगा, एसिंक्रोनस। यानी कि किसी रैम मेमोरी का सिस्टम क्लॉक के साथ कंबाइन करके या उसकी एक पैरेलल तरीके से काम करना, उसको हम क्या बोलेंगे, उस रैम को बोलेंगे सिंक्रोनस। अगर वो नहीं कर रही तो उसको क्या बोलेंगे, एसिंक्रोनस बोलते हैं। और इसी तरीके से जो मैंने ये दो प्रकार की रैम बताई, ये दो प्रकार की जो एस रैम और डी रैम जो है, ये भी अलग अलग दृष्टिकोण से देखी जाती हैं। कि यदि कोई एस रैम हो, यदि कोई एस रैम हो और वो सिस्टम क्लॉक के साथ काम कर रही हो, तो उसे एक नाम दिया जाता है और उसे कहा जाता है एस रैम, जिसका अर्थ होता है सिंक्रोनस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यदि वो नहीं कर रही तो उसको एक नाम दिया जाएगा और उसको हम बोल लेंगे एएस रैम, जिसको कहा जाता है
एसिंक्रोनस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वो उसी तरीके से डी रैम भी है कि डी रैम भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपका एस डी रैम जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसके साथ साथ अगर वो रैम मतलब इसके साथ सिंक होकर के काम नहीं कर रही और वो एक प्रकार से डी रैम का ही प्रकार हो, यानी कि किसी रैम को, चाहे वो रैम स्टैटिक रैम है चाहे वो रैम डायनेमिक रैम है, उसको सिस्टम क्लॉक के आधार पर दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक आपका सिंक्रोनस एक आपका एसिंक्रोनस। अगर वो कंबाइन है सिस्टम क्लॉक के साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस बोलेंगे, चाहे वो स्टैटिक रैम हो चाहे वो डायनेमिक रैम हो। अगर वो पैरेलली काम नहीं कर रही सिस्टम क्लॉक के साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिंक्रोनस बोलेंगे, चाहे वो मतलब स्टैटिक हो या फिर डायनेमिक हो। उसके बाद अगर उसके बाद जो आज वर्तमान समय में जब भी रैम के अंदर कोई डेटा ट्रांसफर होता है, रैम के अंदर कोई डेटा ट्रांसफर होता है कि किसी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर कोई डेटा था और वो डेटा रैम के अंदर एक तरीके से ओपन कर दिया, रैम के अंदर ट्रांसफर कर दिया या कैश मेमोरी के अंदर ट्रांसफर हुआ, तो डेटा ट्रांसफर की कैटेगरी के आधार पर अगर हम देखें, डेटा ट्रांसफर की कैटेगरी के आधार पर अगर हम देखें तो रैम दो प्रकार की होती है। और ये दो प्रकार की रैम में एक प्रकार की रैम को हम कहते हैं एसडीआर और दूसरी प्रकार की रैम को हम कहते हैं डीडीआर। आपने आजकल के कंप्यूटर में आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से कि भाई DDR1 होता है, DDR2 होता है, DDR3 होता है, DDR4 होता है या 5 होता है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन ये वास्तव में है क्या चीज कि डीडीआर किसे कहा जाता है, जो एक तरीके से डेटा डेटा ट्रांसफर का जो दृष्टिकोण है, डेटा स्पीड के रूप में देखें या जो डेटा ट्रांसफर का ही दृष्टिकोण अगर हम देख लें हम, कि उसके आधार पर दो प्रकार की रैम होती है, एक प्रकार की जिसे हम कहते हैं एसडीआर, और एसडीआर का अर्थ होता है सिंगल डेटा रेट, सिंगल डेटा रेट, और दूसरे प्रकार की जो रैम होती है उसे कहा जाता है डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। और इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो जब भी रैम से किसी दूसरी मेमोरी के बीच में डेटा का ट्रांसफर होता है, जब भी रैम से कोई दूसरी मेमोरी के बीच में ट्रांसफर होगा डेटा का, तो इस डेटा का जो ट्रांसफर का मापन होता है उसके लिए एक प्रकार की क्लॉक का प्रयोग किया जाता है या साइकिल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से साइकिल जो है एक तरीके से मतलब मेजरमेंट के मामले में कह लीजिए किसी भी तरीके से, एक तरीके से कि रैम की मेजरमेंट के लिए कुछ इस प्रकार का एक क्लॉक साइकिल होता है, कि जो ये पूर्ण तरीके से साइकिल किसे कहा जाएगा कि जैसे यहां से लेकर के पूरा एक जो मेजरमेंट यहां तक का मामला, कि यहां से लेकर के यहां तक का मामला, इसे क्या बोलते हैं, इसे एक पूरा साइकिल बोलते हैं। कि यदि कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ, कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ और एक साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा एक तरीके से ट्रांसफर हुआ या एक सिंगल डेटा ब्लॉक जो है वो एक तरीके से ट्रांसफर हुआ, यदि किसी ऐसी रैम का प्रयोग हो जो एक साइकिल या एक चक्कर के लिए या एक चक्कर के समय किसी एक सिंगल ब्लॉक या एक सिंगल डेटा को अगर ट्रांसफर करती है तो उस प्रकार की रैम को कहा जाता है एसडीआर, सिंगल डेटा रेट। लेकिन जो आपकी डीडीआर होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं डबल डेटा रेट कहते हैं, उसके अंदर क्या होगा, जो एक साइकिल है एक साइकिल के अंदर डबल ब्लॉक क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। कि एक साइकिल के अंदर क्या होगा, डबल ब्लॉक ट्रांसफर किया जाएगा, कि जैसे सेकेंडरी मेमोरी और उसके बीच में ट्रांसफर हो रहा हो, रैम के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। यदि एक सिंगल सिंगल ब्लॉक ट्रांसफर हो तो उसे उस प्रकार की रैम को हम बोलते हैं एसडीआर, जिसे हम कहते हैं सिंगल डेटा रेट। लेकिन अगर डबल ब्लॉक ट्रांसफर हो तो उसे हम बोलते हैं डबल डेटा रेट, और डबल डेटा रेट क्या होता है आपका डीडीआर जो है वो एक तरीके से कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर अगर हमें जो चीजें समझ में आई कि भाई एक क्लॉक साइकिल के समय, एक क्लॉक साइकिल के समय कितना मतलब एक सिंगल ब्लॉक का क्या होना, ट्रांसफर होना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मतलब रैम से दूसरी मेमोरी के अंदर जो बीच में ट्रांसफर होता है वो ब्लॉक के रूप में होता है, और यदि ये डबल ब्लॉक हो यानी कि एक क्लॉक साइकिल हो, एक क्लॉक साइकिल हो और इसके अंदर डबल ब्लॉक जो है वो एक तरीके से ट्रांसफर किए जाए, तो उस मामले में क्या होगा, उस मामले में आपका
उस प्रकार की रैम को हम क्या बोलते हैं, DDR रैम बोलते हैं। और ये DDR रैम जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे DDR1 है, ठीक है ना, DDR2 है, DDR3 है, ठीक है ना। आज वर्तमान समय में लगभग DDR5 जो है वो एक तरीके से प्रयोग की जाती है। तो रैम को मिला करके, रैम को कुल मिला करके जो मामला है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनता है कि रैम का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या रैम के मतलब एक तरीके से अलग अलग कार्य क्या है, ठीक है ना। रैम से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो मैंने बहुत बहुत बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी एक विस्तृत, एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने जिक्र किया। उसके बाद एक जो हमारी मेमोरी बचती है, वो मेमोरी है आपकी रोम, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। और अगर अगर बाई चांस कोई सवाल पेंडिंग रहा होगा रैम से, तो मैं उसको क्या करूंगा भाई, मैं उसको MCQ के अंदर कवर कर दूंगा। अगर बाई चांस, वैसे रेयर चांसेस हैं कि कोई सवाल पेंडिंग रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई पेंडिंग रह जाएगा तो मैं उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। रोम मेमोरी, रोम मेमोरी जिसके अंदर जो पहला शब्द है कि रीड, किसी डेटा को रीड करना, ओनली मतलब केवल, यानी कि, और मेमोरी जो ऐसी चीज जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है, यानी कि इस मेमोरी के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको क्या किया जाए, सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता हो। मैंने आप लोगों को एक शब्द का जिक्र किया था कि भाई किसी भी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, तो ऑन करने को हम क्या बोलते हैं, उसको बूट करना। और बूट करना क्या होता है कि आपने उसका ऑन बटन प्रेस किया, और ऑन बटन प्रेस करने से लेकर के मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर जो आपको पूर्ण रूप से जो आइकन वगैरह दिखाई दिए, तो इसके बीच में कई कार्य होते हैं। पहला कार्य ये, दूसरा कार्य ये, तीसरा कार्य ये, चौथा कार्य ये, पांचवा कार्य ये, और छठा कार्य ये, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं एक कॉमन सा जिक्र करूं कि जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, तो पहला जो कार्य होता है वो पहला कार्य होता है पोस्ट का, जिसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पावर को ऑन करके खुद के पार्ट की टेस्टिंग करना कि भाई हाँ, मॉनिटर वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, रैम वगैरह सब तक पावर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। उनकी टेस्टिंग जो है वो एक तरीके से की जाती है कि जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया और फर्स्ट, पहली स्टेट से लेकर के, बटन प्रेस करने से लेकर के इस लास्ट स्टेट तक, बीच में कई कार्य होते हैं, जैसे मैंने पहले कार्य का जिक्र किया। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम नाम देते हैं कि भाई ये एक प्रकार से कंप्यूटर के ऑन होने की प्रोसेस है, और जिसे क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस जो है एक तरीके से नाम देते हैं। अब जितने भी कार्य होंगे, पहला कार्य ये, और पहला कार्य मतलब पोस्ट का, दूसरा कार्य भी कुछ इस प्रकार का, तीसरा कार्य भी, चौथा कार्य भी, पांचवा कार्य भी, इस प्रकार से इस पोस्ट को या इस कार्य को एक नाम दिया जाता है, और इसको हम बोलते हैं निर्देश, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। इसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। यानी कि अगर मैं पूरे एक दृष्टिकोण से देखूं कि एक निर्देश लिखा हुआ होगा, और उस निर्देश के ऊपर या एक लाइन लिखी हुई होगी जिसके ऊपर लिखा जाता है कि भाई पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट, एक तरीके से मतलब कंप्यूटर के दृष्टिकोण से, कि जैसे ही आप ये प्रेस करोगे तो पहली चीज एक लाइन दिखाई देगी, और उस लाइन के ऊपर लिखा हुआ होगा कि भाई क्या करना है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना है, कि भाई आप कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक हिस्से तक पावर भेज करके चेक कीजिए कि भाई वो हिस्सा काम कर रहा है नहीं कर रहा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को नाम देते हैं, और इसी को मतलब निर्देश, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। और कंप्यूटर में कुछ भी कार्य हो, कोई भी कार्य, कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर के, किसी कंप्यूटर के अंदर डेटा को डिलीट करने से लेकर के, कंप्यूटर के अंदर डेटा को ओपन करने से लेकर के, सारे कार्य जो होते हैं वो सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं, वो CPU के द्वारा होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन निर्देशों को रीड करने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, वो CPU की होगी। पहला कार्य है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश होगा, जैसे मैंने इसका जिक्र किया। दूसरा कार्य है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन, तीसरा कार्य के लिए उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन होगा, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठे के लिए भी। मतलब हर एक जो कार्य होगा, प्रत्येक कार्य के लिए कोई ना कोई निर्देश या कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखा हुआ जाता है। मैं इस चीज को भी बूटिंग प्रोसेस में अलग से टॉपिक बताऊंगा, और उसके अंदर ये चीजें जो है वो आपको जिक्र करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ इतना समझिए कि दूसरा कार्य हो रहा है, तो दूसरे कार्य के लिए कुछ इस प्रकार के निर्देश जो है एक तरीके से लिखी गई है। अब यहां पर एक निर्देश तो है नहीं,
यहाँ पर तो कई निर्देश, भाई निर्देशों का एक तरीके से भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसको एक नाम दिया जा सकता है और इनको मतलब इस पूरे रूप को या इस पूरी चीज को एक नाम दिया जा सकता है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं भाई ये एक प्रकार से निर्देशों का समूह है। और निर्देशों के समूह को एक नाम दिया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। निर्देशों का जब एक समूह बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एक तरीके से बोलते हैं। यानी कि एक चीज तो जग जाहिर है कि भाई इन निर्देशों को मिला करके किसी न किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ है। अब उसके बाद मैंने रैम और रोम के इस क्लास की शुरुआत में आपको दो सवाल दिखाए थे, एक सवाल आपका रैम से जुड़ा था और एक आपका रोम से जुड़ा था। तो उसके अंदर मैंने एक शब्द का जिक्र किया था और वो शब्द था आपका फर्मवेयर। एक शब्द क्या था आपका, फर्मवेयर था। कि ये जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन है, ये जितने भी निर्देश हैं, ये सारे निर्देश, ये सारे निर्देश मिल करके किसका निर्माण करते हैं, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। और ये सारे निर्देश, ये सारे निर्देश जिस मेमोरी में स्टोर होते हैं, ये आपके कौन सी मेमोरी में स्टोर होते हैं, ये आपके रोम के अंदर स्टोर होते हैं। और ये कौन से निर्देश हैं, किसी भी कंप्यूटर के ऑन होने संबंधित निर्देश, यानी किसी भी कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस रिलेटेड निर्देश जो हैं वो आपके कौन सी मेमोरी में स्टोर होंगे, आपके रोम के अंदर स्टोर होते हैं। और इन निर्देशों में या इन जो ये आपके इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन या निर्देशों को कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। कि आप किसी ह्यूमन के अंदर कुछ इस प्रकार की प्रोसेस, आप रात को सोए और आपके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको सुबह जगाने का काम करता हो, अगर वो सॉफ्टवेयर आपके मतलब दिमाग से अगर हटा दिया जाए तो आप तो कभी उठोगे नहीं भाई। तो ये वही मामला है। ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो निर्देश है, वो कंप्यूटर को जगाने का काम करते हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो कंप्यूटर तो जगेगा ही नहीं। और ये आपके कहाँ स्टोर है, ये आपके रोम के अंदर स्टोर है। यानी कि इन निर्देशों को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। और इनको इनको क्या किया जा सकता है, इनको ना तो डिलीट किया जा सकता, ना इनके अंदर बदलाव किया जा सकता, ना इनको हटाया जा सकता। इनको क्या किया जा सकता है, इनको सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है। यानी कि, और ये आपकी कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, आपकी रोम के अंदर स्टोर होते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रकार का डेटा जिसके अंदर बदलाव ना किया जा सके, जिनको सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सके। तो इसी कारण जो रोम का नाम पड़ता है, इसी कारण रोम का क्या, रोम के अंदर जो ये आर शब्द है, ये क्या है, रीड। और ओ मतलब ओनली, यानी कि इसके अंदर ये एक प्रकार की ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसके अंदर बदलाव नहीं होता। और कोई भी मतलब निर्देशों का समूह मिल करके किस चीज का निर्माण करता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर बदलाव ना किया जा सके, तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को एक नाम दिया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर एक तरीके से नाम देते हैं। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो सके, तो वो सॉफ्टवेयर आपका कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, आपका फर्मवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है। एचएससी ने सवाल पूछा कि फर्मवेयर नामक सॉफ्टवेयर आपका कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, तो आपका कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, वो रोम के अंदर स्टोर होता है। खैर कि रोम के अंदर पहली चीज क्या निकल कर आई कि बूटिंग प्रोसेस संबंधित इंस्ट्रक्शन है वो रोम के अंदर स्टोर होंगे। ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, उस सॉफ्टवेयर को नाम देंगे फर्मवेयर, जो है वो एक तरीके से इसको कहा जाएगा। ये तो है पहली जानकारी कि भाई इसके अंदर उन निर्देशों को बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसके कारण रोम को क्या कहा जाता है, रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। ये तो है बेसिक चीज जो रोम के साथ जुड़ी हुई है। अब उसके बाद कि रोम को एक और नाम दिया जाता है और रोम को हम कहते हैं इनबिल्ट मेमोरी। इनबिल्ट मेमोरी जो है वो एक तरीके से कहा जाता है। और इसको इनबिल्ट मेमोरी क्यों कहते हैं कि अगर जैसे मैंने रैम का जिक्र किया था कि रैम के अंदर तो अगर कोई रैम एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में हमें लगानी है, तो रैम के अंदर क्या दिए जाते हैं, स्लॉट दिए जाते हैं। और उन स्लॉट को हम क्या बोलते हैं, उन स्लॉट को हम बोलते हैं DIMM। कि भाई रैम को एक तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, जैसे प्लग इंसर्ट करते हैं उसी प्रकार से रैम को इनके अंदर इंसर्ट किया जाता है। अगर बाई चांस रैम खराब हो जाए या बाई चांस रैम एक तरीके से हमें अपग्रेड करनी पड़ जाए, कि भाई मान लो कि 4 GB की रैम है और हमें 8 GB की रैम अपग्रेड करनी हो, तो रैम को निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरी रैम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी रोम होती है, रीड ओनली जो मेमोरी जो होती है, वो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी कभी भी स्लॉट के रूप में कनेक्ट नहीं की जाती।
रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो कभी भी स्लॉट के रूप में कनेक्ट नहीं होती। वो क्या होती है, वो सीधे तौर पर क्या की जाती है, वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है। कि जो वो क्या होंगे, उसके जो पिन होंगे, जो सर्किट जो होंगे, वो सीधे तौर पर क्या होंगे, मदरबोर्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसको मदरबोर्ड के साथ सीधे तौर पर इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इसी कारण इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, इस मेमोरी को हम बोलते हैं इनबिल्ट मेमोरी। इसको क्या कहा जाएगा, इसको इनबिल्ट मेमोरी जो है एक तरीके से कहा जाता है। अब उसके बाद, और इसके साथ इसके अंदर डेटा डिलीट नहीं होता, तो इसके साथ एक और चीज जुड़ गई भाई। और वो क्या चीज, कि भाई इसको इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है ना। और इसके अंदर कौन से इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, बूटिंग प्रोसेस रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। बूटिंग प्रोसेस संबंधित जो इंस्ट्रक्शन या निर्देश जिनको हम कह सकते हैं, वो इसके अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है ना। और जो ये इंस्ट्रक्शन है, जो ये निर्देश है, वो निर्देश मिल करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, इस सॉफ्टवेयर को नाम देते हैं फर्मवेयर। और ये जो फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर है, या फिर ये कहें कि ये इन इंस्ट्रक्शन से मिल करके जिस सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ, वो आपका बायोस एक तरीके से नाम दिया जाता है। और कई बार इसको, मतलब आज वर्तमान समय में उसको UEFI जो है एक तरीके से नाम देते हैं। मतलब कि जो ये बूट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, इनसे मिल करके सॉफ्टवेयर का नाम होगा। और फर्मवेयर क्या है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रकार है, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बदलाव नहीं किए जा सकते। और अगर नाम के रूप में देखें तो कंप्यूटर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रयोग होते हैं, एक तो बायोस, और आज वर्तमान समय में UEFI जो है वो एक तरीके से प्रयोग किया जाता है। बायोस क्या होता है, बायोस होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो UEFI क्या होता है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है जी। मतलब अगर आपसे सीधे तौर पर ये पूछे कि भी बायोस या UEFI कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, रोम एक तरीके से आंसर होगा। अब उसके बाद जो दूसरा मामला आता है, वो दूसरा मामला आता है रोम के प्रकार को लेकर के। और रोम के अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें से एक प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं एम रोम। और एम रोम का अर्थ क्या होता है, एम रोम को कहा जाता है, कई बार मास्क शब्द यूज करते हैं और कई बार मास्क शब्द भी जो है वो एक तरीके से प्रयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं मास्क रीड ओनली मेमोरी। कि ये एक प्रकार की ऐसी, या फिर मास की जगह, एम की जगह कई बार एक और शब्द मिलता है मैन्युफैक्चरर, या मैन्युफैक्चर रोम जो है एक तरीके से कहते हैं। किसी कंपनी ने किसी सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का या कोई छोटी मशीन का निर्माण किया, कि जैसे कोई वीडियो गेम वगैरह, या जो छोटे बच्चों के जो खिलौने वगैरह होते हैं ना, कि जैसे जिसके अंदर बटन दबाया तो वो गाना जो है एक तरीके से चलने लगता है। अब उनके अंदर जो गाना चला या कुछ भी एक प्रकार की चीज, ये सारे कार्य क्या होते हैं, ये सारे कार्य सॉफ्टवेयर के कारण ही होते हैं। और जो एक तरीके से जो, मतलब भाई गाना एक तरीके से चला या कुछ इस प्रकार से भाई, किसी एक तरीके से जो रिमोट से चलता है कोई भी कार जो है, कि भाई अगर ये दबाएंगे तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, अगर राइट वाला दबाएंगे तो राइट तरफ जाएगा। ऐसा कारण क्या, क्योंकि उसके अंदर या उस एक तरीके से उस गेम को या कोई उस खिलौने को निर्माण करते समय उससे रिलेटेड कार्य है, कि भाई दाएं जाना है, बाएं जाना है, उसके अंदर गाना चलाना है, उससे रिलेटेड जो है इंस्ट्रक्शन जो उसके अंदर पहले ही डाल दिए जाते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन कौन सी रोम के अंदर डाले जाते हैं, वो रोम के अंदर, मार्क्स रोम के अंदर डाले जाते हैं। यानी कि जब किसी मशीन को बनाया जाता है, तो उसके कुछ ऐसे कार्यों से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन या निर्देश उस मेमोरी के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं, जिन निर्देशों को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की रोम को एक नाम दिया जाता है, और उस रोम को हम क्या बोलते हैं, एम रोम एक तरीके से बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर मतलब जिस कंपनी ने उस मशीन का या उस डिवाइस का, उस गेम का निर्माण किया है, उसी उसी कंपनी ने उसके अंदर क्या किया था, रैम को एक तरीके से डाला था।
यानी कि मास्क्ड रोम को एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इतने तरीके से हम समझें कि एक प्रकार की ऐसी रीड ओनली मेमोरी जिसके अंदर डेटा में बदलाव नहीं किया जा सकता, तो उस प्रकार की रोम को हम क्या बोलते हैं, एम रोम जो है एक तरीके से कहते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की रोम और होती है जिसे हम बोलते हैं पी रोम, जिसका अर्थ होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यदि कोई ऐसी मेमोरी हो जिसके अंदर सिंगल टाइम अगर बदलाव किया जा सके कि भाई कोई गड़बड़ आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, और बदलाव करने क्यों जरूरी थे कि जो ये रैम है, ओ सॉरी रोम जो ये है, ये रोम एक प्रकार से मतलब सीधे तौर पर मदरबोर्ड के साथ जुड़ी हुई होती है। कि जैसे मान लो कि ये हमारी मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड के ऊपर ठीक कुछ इस प्रकार से रोम जो है एक तरीके से लगी हुई हो, और रोम के अंदर क्या होता है, आपके कंप्यूटर के ऑन होने जो संबंधित जो इंस्ट्रक्शन है वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। कि बाई चांस इस रोम के अंदर कुछ गड़बड़ी आ जाए, कोई चीज दिक्कत आ जाए, कुछ भी चीज आ जाए, तो क्या होता था, इस पूरी मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ता था। भाई अब कंप्यूटर सिस्टम की मदरबोर्ड ही चेंज होगी, अब ये रोम के अंदर बदलाव नहीं कर सकते, अब तो पूरा कंप्यूटर से मतलब मदरबोर्ड ही क्या करना पड़ेगा, चेंज एक तरीके से करना पड़ेगा। तो उस मामले में क्या किया गया कि एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनाई गई कि भाई अगर इसके अंदर कोई निर्देश है, उन निर्देशों के अंदर क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। बाई चांस अगर कोई निर्देश करप्ट हो गया, कोई एक तरीके से दिक्कत आ गई, तो उनके अंदर एक बार क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। मतलब 100 रुपए की चीज के लिए, मतलब 5 रुपए का जो, भाई 5 रुपए की एक छोटी सी चीज के लिए हम 100 रुपए का खर्चा जो है एक तरीके से नहीं कर सकते। एक छोटी सी रोम के लिए हम पूरी मदरबोर्ड का खर्चा नहीं कर सकते। इस मामले में क्या बनाएगी, पी रोम एक तरीके से बनाई गई कि भाई अगर इसमें इन निर्देश है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है, वो किसी भी कारण अगर करप्ट होते हैं, कोई बदलाव कोई चेंज होता है, तो उस मामले में उसको एक बार क्या किया जा सकता है, उसके अंदर एक बार बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद कि अगर बाई चांस बार बार गड़बड़ी आए, तो उस मामले में क्या बनाएगी, एक और रोम बनाई गई और उस रोम को नाम दिया गया ईपी रोम। और ये ईपी रोम क्या होता है, ईपी रोम होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कि इसके अंदर क्या था आपका यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रा किरणों की सहायता से क्या किया जा सकता था कि इस रोम में कोई डेटा इरेज करना है, कोई नया डेटा डालना है, तो वो क्या किया जा सकता है, यूवी की रेज की सहायता से इसके अंदर रोम के डेटा के अंदर बदलाव किया जा सकता है। और इस प्रकार की जो रोम है उसे हम क्या बोलते हैं, ईपी रोम उसे कहते हैं, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब एक प्रकार की और रोम आई जिसको कहा गया ईईपी रोम, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कि वह जो यूवी रेज का एक तरीके से प्रयोग था, वो यूवी रेज, भाई अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं बहुत ही हानिकारक किरणें हैं, कि भाई अल्ट्रावायलेट किरणों का जो एक तरीके से यूज है वो बहुत ही खतरनाक है। तो इस मामले में एक और अपडेटेड रोम लाई गई और उस अपडेटेड रोम का नाम था ईईपी रोम, जिसके जो पहले दो शब्द है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि अब इस रोम के अंदर अगर कोई बदलाव करना है, कोई डेटा इरेज करना है, तो इलेक्ट्रिकल की सहायता से, मतलब बिजली की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार की रोम को क्या बोलते हैं, ईईपी रोम जो है वो एक तरीके से इसको कहा जाता है। यानी कि रैम और रोम को मिला करके जो टोटल मामला बनता है, वो टोटल मामला आपका ये बनता है कि हमने रैम को जिक्र किया, रैम आपकी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है, किसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर होती हैं, कितने इसके प्रकार है, किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, वो हर एक चीज़ हमने देखी। और रोम का भी मैंने जिक्र किया कि रोम के अंदर क्या चीज़ें स्टोर होती हैं, रोम का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, रोम कितने प्रकार के होते हैं, जो सारा मामला है वो एक तरीके से मैंने जिक्र किया। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों के एक प्रॉपर नोट्स जो हों आप एक तरीके से प्रिपेयर करो। इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू है, मैं जल्द ही एक क्लास और अपलोड करूंगा कि भाई इनसे रिलेटेड जो जानकारी है, भाई जो एमसीक्यू एक तरीके से बन सकते हैं, वो आपके जितने भी एमसीक्यू बनेंगे रैम और रोम से रिलेटेड, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एक तरीके से भाई एमसीक्यू ही क्लास जो है एक तरीके से अपलोड करूंगा। तो इस क्लास के अंदर कि भाई अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी तो आप इस क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ें, ये जो जानकारी हैं बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतरीन लग रही हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोड़िए, अगर आपको एक कॉन्फिडेंस के लेवल पर या ज्ञान के लेवल पर अगर आपको अच्छी चीज़ें लग रही हो, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर प्रमोट कीजिएगा, ज़रूर एक तरीके से शेयर कीजिएगा।
ठीक है जी, तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन, एक बेहतरीन क्लास के साथ अगले समय जी। तो बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।